अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा बीन्स एंड एमवीसी से रिलेटेड जो हमारा वाइवा है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, मोस्टली हम लोग इनका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसका कोड नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी जावा बीन्स होती क्या है। तो जावा बीन्स एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो जावा में डेवलप किया जाता है। ठीक है, जावा बीन्स ऑब्जेक्ट्स आल्सो नोन एज द बीन्स। अब जो जावा बीन्स होते हैं ना, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग बीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशंस होती हैं उनको फॉलो करते हैं जो उन्हें इजीली रियूजेबल और इंटरऑपरेबिलिटी बनाती हैं। ठीक है, जावा बीन्स को मेनली जीयूआई कंपोनेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जनरल पर्पस कंपोनेंट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते, जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, यानी बगैर किसी भी आर्गूमेंट के हम लोग सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है, जिसका इंस्टेंस है, वो क्रिएट कर सकते हैं। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में होता है कि जो जावा बीन्स होते हैं ना, वो हमारे गेटर एंड सेटर मेथड जो होता है ना, अपनी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी जावा बीन्स ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल स्टेट होती है ना, ये प्रॉपर्टीज़ उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो गेटर मेथड है, हम किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग गेटर लिख के साथ में जो भी नाम होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, सेट करना हो तो हम लोग सेट लिख के उसका जो भी नाम होता है वो लिखते हैं। उसके बाद होता है उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है सीरियलाइजेबल। अब सीरियलाइजेबल हमारे पास जो है जावा बीन क्लास की ना एक क्लास है। ठीक है, जो जावा io.serializable इम्प्लीमेंट करती है। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हम लोग डाटा को सेव भी कर सकते हैं और इसमें हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इवेंट हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जितने भी इसके अंदर अगर एरर्स आते हैं तो उनको भी ये हैंडल कर लेता है। यहाँ पे एक कोड है, सबसे पहले देखें, एक क्लास जो है उसने यहाँ पर उसको इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट java.io.serializable के नाम से। फिर उसने एक क्लास बनाई है पर्सन बीन के नाम से, और इसमें ये जो इम्प्लीमेंट्स है ना, ये इम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अच्छा इनके दरम्यान में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। ये जो इम्प्लीमेंट है इसका मतलब होगा कि ये पर्सन बीन जो है ये इम्प्लीमेंट की गई है बाय द सीरियलाइजेबल क्लास। इस वाले क्लास पैकेज से जो है ये इम्प्लीमेंट की गई है। उसके बाद हमने प्राइवेट में स्ट्रिंग नेम लेना है और इंट एज लेनी है। ठीक है, नेम और एज लेनी है क्योंकि पर्सन बीज इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो जावा बीन्स के थ्रू निकालनी है। उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी कि इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं, जैसे पब्लिक पर्सन बीन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद इसके गेटर एंड सेटर हमने बात की थी, तो गेट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग लिख के गेट नेम लिखते हैं और उसमें रिटर्न कर देते हैं। जबकि सेट जैसे हम लोगों ने ऊप में पढ़ा था ना, गेटर एंड सेटर, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, एज और नेम की हम लोगों ने गेटर एंड सेटर यूज़ की, तो बस ये हमारे पास क्या होगा, हमारा जावा बीन्स का एक प्रोग्राम हो गया। इस तरह से हम लोग जावा बीन्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना होता है अपने सीरियलाइजेबल क्लास को, उसके बाद हमने क्लास बनानी होती है, उसमें इंप्लीमेंट करना होता है सीरियलाइजेबल को, उसके बाद हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, देन हमने गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन जो होते हैं उसमें यूज़ करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है एमवीसी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जावा बीन्स के जो बेनिफिट होते हैं ये होता है कि ये रीयूजेबिलिटी होती है। यानी रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग इसको मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की थी इंटरऑपरेबिलिटी, तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जावा बीन्स डिफरेंट टूल्स और फ्रेमवर्क यूज़ करता है अपने इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब कंपोनेंट बेस्ड हमने ये भी बात की थी कि जीयूआई में, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे जावा 8 में या जावा स्विंग में हम लोग जावा बीन्स का यूज़ करते हैं। हमारे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होते हैं उनमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके आर्किटेक्चर में हम लोग जावा बीन्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी हम लोग जावा बीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है एमवीसी। तो एमवीसी स्टैंड फॉर द मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन पैटर्न, ये हम लोगों ने करना है। तो एमवीसी क्या होता है, एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न का एक आर्किटेक्चर होता है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट में डिवाइड करता है। एक होता है एम स्टैंड फॉर द मॉडल, वी स्टैंड फॉर द व्यू एंड सी स्टैंड फॉर द कंट्रोलर। तो ये एमवीसी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या करते हैं, द एमवीसी पैटर्न इज यूज्ड टू मेक द एप्लीकेशन मॉड्यूलर। ठीक है, मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और स्केलेबल। तो ये इसको मेंटेन करता है, डिवाइड करता है, मॉड्यूलर बनाता है यानी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, स्केलेबल बनाता है यानी इसको
की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल एप्लीकेशन का जो डाटा और जो भी बिजनेस लॉजिक्स होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मॉडल्स में आते हैं डिफरेंट हम लोग उनको। ठीक है, ये क्या करता है? ये डाटा को रिट्राइव करता है, उसको अपडेट करता है और उसको मैनिपुलेट करता है। अब ये मॉडल जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी यूजर इंटरफेस से इंडिपेंडेंट होता है। यानी अगर यूजर इंटरफेस चेंज होता है ना, तो मॉडल को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, मॉडल वही रहता है, चाहे हम यूजर का इंटरफेस जो है वो चेंज कर दें। तो क्या मतलब होता है कि ये यूजर इंटरफेस से इंडिपेंडेंट होता है। यूजर इंटरफेस में चेंजिंग से हमारे मॉडल में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है हमारे पास व्यू। ठीक है, तो व्यू क्या होता है? बेसिकली व्यू रिप्रेजेंट द यूजर इंटरफेस। अब जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है ना, वो हमारे व्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द डाटा फ्रॉम द मॉडल। ठीक है, व्यू सिर्फ डाटा डिस्प्ले करता है, यूजर इंटरेक्शन को हैंडल नहीं करता। ठीक है, अब यूजर इंटरेक्शन को हैंडल करने के लिए कंट्रोलर। मॉडल में हमने पढ़ा कि मॉडल जो है वो यूजर इंटरफेस से इंडिपेंडेंट होता है। यूजर इंटरफेस में चेंजिंग से हमारे मॉडल में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो व्यू में क्या पढ़ा कि जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है वो हमारा व्यू ही होता है। ठीक है, ये सिर्फ डाटा को डिस्प्ले कराते हैं, हम डाटा का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोलर। अब जो हमारी यूजर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यूजर इनपुट्स होती हैं, वो हमारा कंट्रोलर हैंडल करता है। ठीक है, कंट्रोलर हैंडल्स द यूजर इंटरफेस। अब ये क्या करता है? ये इनपुट को प्रोसेस करता है और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जो भी इनपुट हम देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें एक अच्छी सी आउटपुट देता है, अच्छा सा रिस्पॉन्स करता है। अब ये जो कंट्रोलर मॉडल्स और व्यू को, कंट्रोलर जो होता है हमारा, जो मॉडल और व्यू होता है ना, इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, इनको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं मॉडल और व्यू एक दूसरे से। व्यू में चेंजिंग से मॉडल में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। यानी यूजर इनपुट को मॉडल को पास करता है और फिर मॉडल को अपडेट को व्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये काम कैसे करता है, तो आप लोग बस इसको सुनने लें, इसका नोट्स नहीं है। तो हाउ एमवीसी वर्क, तो काम कैसे करता है? सबसे पहले है कि यूजर इंटरेक्ट विद द व्यू। जो यूजर इंटरेक्ट करता है हमारे व्यू के साथ। ठीक है, जैसे बटन को क्लिक करना, किसी फॉर्म को सबमिट कराना, तो ये हमारे व्यू में आता है। अब कंट्रोलर जो होता है ये यूजर इनपुट को रिसीव करता है, यानी जैसे ही उसने बटन के ऊपर क्लिक किया तो कंट्रोलर ने उस चीज को हैंडल किया। ये वो उसने इनपुट डाली, बटन को क्लिक करने पे उसके पास इनपुट गई है, तो यूजर ने अब बटन क्लिक करने के बाद क्या रिस्पॉन्स करना है, वो हमारा काम जो है वो हमारा कंट्रोलर करता है। ठीक है, अब कंट्रोलर जो होता है ना, इनपुट को प्रोसेस करता है और मॉडल व्यू में रिक्वायर्ड चेंजिंग करता है। अब फिर उसके बाद मॉडल को अपडेट करता है, यानी मॉडल बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है और डाटा अपडेट करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो मॉडल को अपडेट होने के बाद व्यू को नोटिफाई करता है कि डाटा चेंज होने के बारे में। उसके बाद व्यू भी अपडेट हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें बार बार फिर अपडेट होती हैं। जैसे देखो, बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे व्यू नजर आया और यहाँ पे एक मुझे बटन नजर आया। तो बटन पे क्लिक करना कंट्रोलर हैंडल था। जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, एक इनपुट, ठीक है, इस इनपुट पे प्रोसेस हुआ और फिर मेरे पास कंट्रोलर ने मुझे इसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया। फिर क्या हुआ कि अब जो मॉडल है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग आई। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारे व्यू और मॉडल एक दूसरे से अलग होता है। मॉडल जो होता है ये बिजनेस लॉजिक और डाटा के से रिलेटेड होता है, जबकि व्यू होता है हमारे यूजर इंटरफेस से रिलेटेड होता है। सिर्फ हमें यूजर्स, जो हमारी स्क्रीन होती है, जो भी हमारा व्यू होता है, उससे हमें इंटरेक्ट कराता है हमारा व्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो होते हैं ना इसका यूज़ करते हैं। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में करें। और यहीं पे हम करते हैं अपने आउटलाइन का एंड। फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर, C++ के अंदर, सिर्फ आपने उसको जावा में कन्वर्ट करना है।